राइज ऑफ हेल क्वीन एपिसोड 8। पूरे मित्तल मेंशन को अच्छे से डेकोरेट कर दिया गया था क्योंकि आज इस घर के छोटे बेटे की शादी थी और इस शादी में कोई भी कमी नहीं रह सकती थी। मित्तल फैमिली को भी पता चल चुका था लेकिन असली रीजन किसी को नहीं पता था। सबको लगा कि समर सलोनी से प्यार करता है इसीलिए उस शादी करना चाहता है क्योंकि रणवीर ने समर और खुशी को मना कर दिया था कि वो पूरी फैमिली के सामने यह बात का जिक्र कभी ना करे। अल्फाया सारे मेहमान आ चुके थे। समर को मंडप में बिठाया जा चुका था। वहीं खुशी और रूहानी दोनों ही सलोनी को लेकर नीचे आ रही थी। सलोनी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी कि शायद अब उसकी जिंदगी बदल जाए, उसे वह प्यार को इज्जत मिले जो उसे उसके मम्मी पापा के रहते हुए मिलती थी। यही सब सोते हुए उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट थी। वहीं मेहमानों के बीच खड़ा रणबीर एकता खुशी को देख रहा था क्योंकि लाल रहने में खुशी बहुत खूबसूरत लग रही थी। अल्फाया, कोयल, चारों लड़कियां बहुत खूबसूरत लग रही थी क्योंकि कोयल भी आज इंडिया वापस आ चुकी थी और जैसी वह मित्तल मेंशन पहुंची उसे पता चल गया कि उसके छोटे भाई की आज शादी है तो वह सीधा रणबीर के मेंशन में आ गई थी क्योंकि वह अपने भाई की शादी कैसे कर सकती थी जिस भाई के साथ बचपन से लेकर अब तक की उसकी खूबसूरत यादें थी। पहले ही समर और कोयल एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे लेकिन एक दूसरे को सबसे ज्यादा प्यार भी करते थे। एक दूसरे के बिना उनका दिन नहीं गुजरता था। अल्फाया, कुछ समय पहले मित्तल मेंशन में सब लोग हाल में खड़े हुए थे तभी एक लड़की भागते हुए आती है और खुशी के गले लग जाती है और उसके गले लगाकर अपनी आंखों में नमी लाते हुए कहती है, तुम बहुत बुरी हो यार, इतने दिन हो गए तुमने एक बार कॉल भी नहीं किया और आज मुझे मिलने भी बुलाया तो क्यों? क्योंकि तुम्हें अपनी देवरानी को तैयार करवाना था। बहुत बुरी हो तुम, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। अल्फाया, खुशी तारा को खुशी अलग करके कहती है, अच्छा जब मुझसे बात ही नहीं करनी है तो मेरे गले क्यों लग रही हो? चलो दूर हटो मुझे, और तुम एक ब्यूटिशियन हो इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी तो मुझे भी नहीं करनी। अपनी लेडी बॉस का ये रूप, अपनी बीवी का और अपनी भाभी का ये रूप देखकर सब लोग हैरान थे क्योंकि उन्होंने हमेशा खुशी को मैच्योर बिहेव ही करते देखा था लेकिन तारा के आने के बाद उसके अंदर का बचपन बाहर आ गया था। अल्फाया, फ्लैशबैक एंड सलोनी को ले जाकर मंडप में बिठा दिया जाता है। समर और सलोनी की शादी की विधियां शुरू हो जाती है। पूरा खुराना परिवार भी वहां मौजूद था और आज अक्षत अर्जुन भी वहीं मौजूद थे क्योंकि वह अपनी बहन का ऑर्डर कैसे नहीं मानते। अक्षत इतने दिन से घर नहीं आया था लेकिन आज वह भी वहां मौजूद था लेकिन अक्षत की नजरें सिर्फ और सिर्फ रूहानी के ऊपर थी और रूहानी ने तो एक नज़र भी अक्षत को आज देखा नहीं था। शायद रूहानी अक्षत को इग्नोर कर रही थी या उसके दिल के ख्वाब इतने गहरे थे कि अब अक्षत को देखना भी उसके लिए मुनासिब नहीं था। अल्फाया, धीरे धीरे शादी संपन्न हो जाती है और समर और सलोनी सबका आशीर्वाद लेते हैं। सलोनी की विदाई करके उसे ओल्ड मित्तल पेंशन भेज दिया जाता है क्योंकि समर्पण ही रहता था और खुशी और रणबीर चाहते थे कि सलोनी को एक परिवार का प्यार मिले इसीलिए। लेकिन आज वह दोनों भी ओल्ड मित्तल मेंशन जा रहे थे लेकिन वह थोड़ी देर बाद जाने वाले थे। अल्फाया, सबके जाते ही खुराना फैमिली भी जाने के लिए तैयार होने लगती है। तभी अक्षत रूहानी के पास जाकर हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो रूहानी, मेरी वजह से तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं तुम्हें फिर से रंगों से प्यार करते देखना चाहता हूँ। मुझे ये रूहानी नहीं पसंद जो सिर्फ सफ़ेद कपड़े में लिपटी हुई दिखाई देती है। मैं वह रूहानी वापस देखना चाहता हूँ जिससे रंगों से मोहब्बत थी, जो हमेशा लाल रंग के कपड़े पहनती थी। अल्फाया, रूहानी एक झटके में अक्षत को खुद से दूर करके कहती है, आप भूल रहे हैं मिस्टर खुराना, आपने खुद मुझे अपनी दिल, अपने घर, अपनी जिंदगी से बाहर किया था तो अब आप किस हैसियत से मेरे करीब आना चाहते हैं? और यह सफ़ेद रंग मेरी पहचान है और यह आपको हमेशा ये याद दिलाएगा कि आपने मेरी जिंदगी पर बात की है। और मेरी एक बात याद रखिए, मरे हुए इंसान वापस नहीं आते और वह रूहानी 7 साल पहले मर चुकी है। जी रूहानी की आप बात कर रहे हैं? इस रूहानी को सफ़ेद कपड़े से बहुत प्यार है और यह सफ़ेद कपड़ा ही शुरू होने की पहचान है। अल्फाया, अक्षत जल्दी से रूहानी का हाथ पकड़ उसे खुद के करीब करके कहता है, बकवास मत करो रूहानी, मैं जानता हूँ तुम्हें सफ़ेद कपड़े से सबसे ज़्यादा नफरत थी, तुम्हें सफ़ेद कलर कभी पसंद नहीं था तो ये कलर तुम्हारी पसंद तो हो ही नहीं सकती। रूहानी अक्षत के हाथ से अपना हाथ छुट्टी हुई रहती है। मैंने बोला ना, मुझे ये कलर बहुत पसंद है और आप यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं गुस्से में आपको ऐसा कुछ बोल दूँ कि बाद में आपको और मुझे दोनों को पश्चाताप हो। इससे बेहतर है चले जाए। और हाँ, मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, मैं आपको हमेशा इसी रंग में दिखाई दूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अल्फाया, अक्षत रूहानी की तरफ देखकर कहता है, अगर तुम्हारी यह जिद है ना तो मेरी भी जिद है कि आज के बाद तुम ये सफ़ेद कपड़ा कभी नहीं पहनोगी। और वह मंडप में जाकर वहां से सिंदूर की भरी हुई थाली लाता है और मुट्ठी में सिंदूर
उठा रूहानी की मांग भर देता है और उसे थाली में जितना भी सिंदूर था उसे रूहानी के सफ़ेद कपड़ों पर डाल देता है। ये देखकर सब लोग अपने मुंह पर हाथ रख लेते हैं क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि अक्षत ऐसा कदम उठाएगी। लेकिन दो लोग ऐसे थे जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एक थी हमारी खुशी और दूसरी थी खुशी की मम्मी, जो खुद चाहती थी कि उनका बेटा रूहानी का हाथ थामे। सब लोग तो शौक में खड़े थे, किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। तब ये चटक की आवाज़ आती है और सब लोग अपने होश में वापस आते हैं। अल्फायर, एक जोर की चटाक की आवाज़ आती है जिसे देखते ही सब लोग अपने होश में आते हैं। तभी अक्षत भी अपने सेंस में वापस आता है और वह चारों तरफ देखा है। इसका मतलब वह इतनी देर से जो कर रहा था वह सिर्फ एक सपना था। और ये थप्पड़ तारा ने रजत को मारा था क्योंकि रजत तारा से बात करने की कोशिश कर रहा था। फायर, तारा गुस्से में रजत की तरफ अपनी उंगली पॉइंट करके कहती है तो आज अपने सामने मुझे देखकर तुम्हें ये याद आ गया कि तुम मुझसे प्यार करते हो और पिछले 6 महीने से तुमने मेरे बारे में कोई बात जानने की कोशिश नहीं की। मैं जिंदा हूँ, मर गई, कहाँ हूँ, कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। तब तो मैं तुम्हारा प्यार याद नहीं आया था। आज जब मैं अपनी दोस्त से मिलने आई और तुमने यहाँ मुझे देखा कि मैं तुम्हारे भाभी की दोस्त हूँ तो तुम्हारे अंदर का प्यार जाकर बाहर आ गया। अल्फायर, खुशी, रूहानी और कोयल तीनों लोग जल्दी से तारा के पास आती है तो तारा खुशी के गले लगा कर कहती है तू हमेशा मुझे जानना चाहती थी ना कि वह धोखेबाज इंसान कौन था जो मेरे साथ एक रात बिताकर भाग गया था। तो वह तेरा ये प्यार देवर था जिसने मेरे साथ रात बिताकर मुझे शादी के सपने दिखाए और फिर मुझे छोड़कर चला गया। कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा हूँ या मर गई या मेरे साथ क्या हुआ। शायद ये तो मेरी जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसे वक्त इसको कोई बहाना नहीं मिला, इसलिए बहाना बनाकर वापस मुंबई आ गया और अपनी दुनिया में खुश रहने लगा। लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अल्फायर, शिव, रणबीर और वेदांश तीनों रजत की तरफ देख रहे थे तो रजत अपना सर नीचे करके कहता है मैंने तुझे बोला था ना कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, वह तारा है। लेकिन तुम्हारे काम के चक्कर में मैं वापस लौटकर दिल्ली नहीं जा पाया और ना ही तारा से मिल पाया। तारा ने जो अपना नंबर मुझे दिया था वह मुझे खो गया था और अब वह मुझे धोखेबाज समझ रही है। अल्फायर, रणवीर तारा के पास आकर कहता है पहले उसकी पूरी बात तो सुन लो। तभी तारा के बजाय खुशी रणवीर की तरफ गुस्से में देखकर कहती है तो आप अपने इस दोस्त को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसकी गलती पर इसे बचना चाहते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया ना तो सोच लेना जो थप्पड़ भी तारा ने रजत को मारा है ना वह थप्पड़ मुझे आपको करने में देर नहीं लगेगी। वही खुशी को इतने गुस्से में देखकर रणवीर चुपचाप जाकर शिव और वेदांत के पास खड़ा हो जाता है क्योंकि वह जानता था अगर उसने एक लफ्ज़ भी बोला ना तो उसकी यह बीवी सबके सामने उसकी बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहेगी। अल्फायर, अक्षत खुशी के पास आकर कहता है मुझे चलना चाहिए कि आपकी फैमिली की बात है, आप लोग आपस में देख लीजिए। खुशी एक नज़र भी अक्षत को नहीं देखी और अक्षत रूहानी को देखते हुए वहां से चला जाता है, लेकिन रूहानी ने एक नज़र भी अक्षत को नहीं देखा था और न ही रूहानी के दिमाग में अभी तक ये बात थी कि अक्षत उसके बारे में क्या सोच रहा है या वह क्या करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अक्षत ने जो सपना देखा था वह शायद उसे सपने को सच करना चाहता था, रूहानी को अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता था। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं था। जब हम किसी का दिल तोड़ देते हैं ना तो हम पूरी तरीके से उसे इंसान को तोड़ देते हैं जैसे अक्षत ने रूहानी के साथ किया। फिर वह 7 साल फुट टॉर्चर से कराई थी तो क्या वह अक्षत को माफ कर सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्फायर, वेदांश, शिव और रणवीर सोफे पर बैठ जाते हैं। वहीं रजत अपना सर नीचा करके तारा के सामने खड़ा था और तारा उसे सुनाई जा रही थी। वहीं तारा के साथ खुशी, कोयल और रूहानी खड़ी थी और वह तीनों ही रजत को गुस्से में देख रही थी। वहीं काफी देर तक जब तारा का चिल्लाना बंद नहीं होता है तो रजत तारा के बालों को पकड़ उसके होठों को अपने होठों में कैद कर लेता है। वहीं रजत की हरकत से सबकी आंखें बाहर आने को हो जाती है। वहीं खुशी, कोयल और रूहानी तो उन दोनों की तरफ से पीट करके खड़ी हो जाती है। वहीं शिव, वेदांत, रणबीर अपनी गर्दन ना में हिलाकर वहां से उठकर स्टडी रूम की तरफ चले जाते हैं। अल्फायर, लेकिन जाने से पहले फोन तीनों को भी वहां से लेकर चले जाते हैं। अब हाल में सिर्फ तारा और रजत मौजूद थे। रजत तारा में पूरी तरीके से खो चुका था। वहीं तारा गुस्से में लाल हो चुकी थी। तारा अपना घुटना उठाकर रजत के पैरों के बीच में मार देती है और रजत दर्द की वजह से तुरंत तारा से अलग हो जाता है और अपने हाथ रखकर तारा की तरफ देखकर कहता है पागल औरत, अगर मुझे वहां पर चोट लग गई तो तुम्हें कभी बच्चे नहीं हो पाएंगे। कहीं तारा गुस्से में रजत को उंगली दिखाकर रहती है, मेरे आसपास भी दिखाई मत दे जाना वरना तुम्हें पापा ने लायक नहीं छोड़ूंगी मैं, और गुस्से में वहां से चली जाती है। वहीं रजतना में अपनी गर्दन हिला के कहता है अब इसे मानना मतलब मेरी जान आफत में आना। ये रणबीर की वजह से मैं कहाँ फंस गया हूँ। जब वह चारों तरफ देखा है तो वहाँ कोई भी नहीं था। अल्फायर, वही स्टडी रूम में वह 6 लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं फिर हंसने लगते हैं और शिव हंसते हुए सोफे पर बैठ जाता है और कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता, मतलब उसे लड़की ने रजत की क्या हालत कर दी। सच में यार आज मेरे
दिल को तसल्ली मिली कि रजत को भी कोई चुप करने वाला इस दुनिया में मौजूद है। सच में मैं तो हमेशा ही तारा की साइड रहूंगा। वही शिव की बात सुनकर रूहानी सिर्फ की तरफ देखकर कहती है, ज्यादा ना बोलो, ठीक है, उसने कोई महान काम नहीं किया था। रजत ने उसे इस तरीके से छोड़कर नहीं आना चाहिए था। समर से गलती हुई तो समर ने शादी करके उसे गलती को सुधार, लेकिन रजत वह तो 6 महीने से वापस लौटकर भी नहीं गया। तारा की क्या गलती थी? यही कि वह एक लड़की थी। अगर रजत को तारा यह नहीं मिलती तो क्या रजत तारा को ढूंढने जाता, उससे मिलने की कोशिश करता? नहीं करता, क्योंकि 6 महीने से उसने ये कोशिश की ही कहा है। अल्फाया वह सब लोग अभी बातें कर ही रहे थे कि रजत स्टडी रूम में आ जाता है। खुशी गुस्से में रजत की तरफ देखकर कहती है, क्या मिला तुम्हें तारा की जिंदगी पर बात करके? तुम जानते हो तारा पिछले 6 महीने से किस स्थिति से गुजर रही है? तुम क्या जाना, तुम तो आ गए थे ना यहाँ उसे छोड़कर। वह हर पल रोती थी, तड़पती थी। क्या क्या नहीं सहा है उसने? तुम्हें पता है उसके माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया था जब उन्हें ये पता चला कि तारा किसी लड़के के साथ रात बिता कर आई है। सड़कों पर भटकती रहती थी वह। फिर मेरे पास फोन किया, तब मैंने अपने भरोसेमंद गार्डों को वहाँ भेजा, तब जाकर वह यहाँ आए। तो मैं शर्म नहीं आए रजत उसके साथ ऐसा करते हुए? अरे उसे अपने साथ ही ले आते नहीं थी तो मैं हिम्मत उसके माँ बाप से उसका हाथ मांगने की? तो कम से कम उसकी जिंदगी पर बात तो ना करते। अल्फाया खुशी की तरफ देखकर कहता है, मैं मानता हूँ भाभी, उसे टाइम मुझसे गलती हुई और मैं ये भी जानता हूँ कि गलती माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरी थी भाभी, इसलिए मैं वापस नहीं जा पाया। मैं तारा से प्यार करता हूँ। उसे रात तारा मुझे पहली बार नहीं मिली थी। मैं बहुत पहले से तारा से प्यार करता हूँ। तारा मेरी जिंदगी है, मेरे जीने की वजह है। उसके सिवाय मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भाभी आप नहीं जानती हैं, मैं बचपन से तारा से प्यार करता हूँ। मैं आंटी अंकल के पास इसलिए नहीं गया क्योंकि मुझे शर्म आ रही थी या मैं उनका सामना नहीं कर सकता था, बल्कि इसलिए नहीं गया क्योंकि आंटी अंकल की वजह से मैंने मेरे मम्मी पापा को खाया था। आप बताइए कैसे मैं उनके पास जाकर उनकी बेटी का हाथ मांग लेता? मुझे ये सब एक्सेप्ट करने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन मैं तारा को धोखा नहीं दे सकता और ना ही कभी देना चाहता था। अल्फाया तभी रणवीर का फोन बजने लगता है। रणवीर सबकी तरफ देखकर अपना फोन अटेंड करता है तो दूसरी तरफ की बात सुनकर रणवीर का चेहरा गुस्से में काला पड़ जाता है और वह फोन कट करके गहरी गहरी सांस लेने लगता है। सब लोग हैरानी से रणवीर को देख रहे थे। रणवीर वेदांश की तरफ देखकर कहता है, पाखी वापस आ गई है। वेदांश जैसे ही वेदांश और कोयल ये सुनते हैं उन दोनों का चेहरा काला पड़ जाता है और दोनों हैरान कि एक दूसरे को देखने लगते हैं। वही जिनको पाखी के बारे में नहीं पता था वह नॉर्मल थे, लेकिन शौप, रजत, वेदांश, कोयल, खुशी और रणवीर यह सब तो जानते थे कि पाखी कौन है और वह कहाँ गई थी और क्यों वापस आई है। अल्फाया पाखी के वापस आने की बात सुनकर कोयल के चेहरे पर अजीब तरीके के एक्सप्रेशन आ गए थे, क्योंकि वह जानती थी जो भी हो बाकी वेदांश की पहली पत्नी थी और वेदांश पर उसका पहला हक है, लेकिन वह अपने पति को अपनी बहन के साथ बिल्कुल भी शेयर नहीं कर सकती थी, चाहे उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। इसलिए वह चुपचाप रणबीर और वेदांश की तरफ देख रही थी, क्योंकि वह जानती थी वह दोनों बिना कुछ सोचे समझे इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते थे और आप पता चलेगा कि उसे औरत के वापस आने के पीछे क्या मकसद है। रणबीर, वेदांश, कोयल और खुशी सब लोग वहां से ओल्ड मित्तल मेंशन के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि वहां जाकर देखना भी तो था कि उसे लड़की ने वापस आकर क्या हंगामा मचाया है। सच्चाई तो सब जानते थे, लेकिन उसे सच्चाई को सामने लाना भी तो जरूरी था, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोलता है। 1 घंटे में सफर के बाद बोलो मित्तल मेंशन पहुंच जाते हैं, जहां सब लोग हाल में बैठे हुए थे। अभी शादी हुई नई दुल्हन भी इस वक्त हाल में मौजूद थी। समर गुस्से और नफरत से पाखी को देख रहा था, जो वहीं बैठी बैठी आंसू बहा रही थी। जैसे ही वेदांश हाल में इंटर करता है, बाकी भागकर जाकर वेदांश के सीने से लग जाती है। वही वेदांश के हाथ की मुट्ठी बन जाती है। वही कोयल के चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखाई देने लगती है, लेकिन वह चुपचाप खड़ी वेदांश को देख रही थी, क्योंकि वह देखना चाहती थी कि वेदांश क्या करता है और क्या नहीं। वही थोड़ी देर बाद वेदांश बाकी को खुद से अलग करके कहता है, क्यों वापस आए हो? जब तुम मुझे छोड़कर चली गई थी और मैं घर में सबको बोल दिया था कि तुम अब इस दुनिया में नहीं हो, तो वापस आकर मुझे ही झूठा साबित करने का क्या मतलब है तुम्हारा और क्यों आए हो? पाखी रोते हुए वेदांश के करीब आने की कोशिश करते हुए कहती है, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी वेद, मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था। तुम जानते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मेरे पति हो। वेदांश पागलों की तरह हंसने लगता है और कहता है, पति वही पति ना जिसे शादी के कुछ समय बाद ही छोड़कर भाग गई थी किसी और के साथ। उसे वक्त तुम्हें मेरी इज्जत, मेरी बिल्कुल परवाह नहीं थी। भले ही तुम मुझे पसंद नहीं करती थी या मुझसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मन ही रख लेती, लेकिन तुमने तो वह भी नहीं रखा। पाखी, मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई भी वजूद नहीं है। जिस दिन तुम मुझे छोड़कर गई थी उसी दिन हमारा रिश्ता खत्म हो गया था, और वैसे भी मैंने हमारी शादी को कोर्ट में रजिस्टर नहीं कर पाया था, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देने का भी कोई हकदार नहीं हूँ। तुम अपनी जिंदगी किसी के साथ भी बिता सकती हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी जिंदगी में तुम अब कभी वापस नहीं आ सकती।
पाखी गुस्से और नफरत में कोयल की तरफ देखकर कहती है, कोयल की वजह से तो मुझे ठुकरा रहे हो ना वेदांश, क्योंकि तुमने कोयल से शादी कर ली है, उसके साथ रहने लगे हो, वह तुम्हें पति की इज्जत और प्यार सब कुछ देती है। इसलिए वेदांश गुस्से में पाखी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, तुम्हारे और मेरे मैटर में कोयल का कभी कोई हाथ नहीं था और ना ही कभी कोयल हम दोनों के आसपास थी। वह तुम थी जो मुझे छोड़कर गई, वह तुम थी जिसने इस रिश्ते को तोड़ा, वह तुम थी जिसे सब कुछ किया। तो तुम किसी दूसरे को दोस्त कैसे दे सकती हो? तो मैं शर्म नहीं आती? अगर शर्म आती तो अपने परिवार की इज्जत कोई हो सरेआम नीलाम करके नहीं जाती तुमल। पाखी रोते हुए कोयल के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तुमसे अपना पति वापस मांग रही हूँ कोयल, प्लीज मुझे मेरा पति वापस दे दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। कोयल पाखी से 2 कदम दूर है कर वेदांश के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं तो तुम्हारा शुक्र मानती हूँ ताकि कि तुम वेदांश को छोड़कर कहीं अगर तुम उसे छोड़कर नहीं जाती तो मुझे वेद जैसा पति नहीं मिलता। तुम बहुत अभागन हो और बहुत ही बदकिस्मत जो तुमने इतने अच्छे पति और इतने अच्छे जीवन साथी को छोड़कर उसे रोहन जैसे तो ताकि के लड़के को चुना था। तो मैं क्या लगा, हम में से किसी को सच नहीं पता, हमें सब पता था और आज भी सब पता है कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। तुम्हें इसलिए वापस नहीं आए कि तुम्हें भी वेद से मोहब्बत है या कुछ भी, तुम यहाँ वापस इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे उसे रोहन के पास पैसे खत्म हो गए हैं और तुम वेदांत से पैसे लेना चाहती हो। और यहाँ तुम कोई अपनी मर्जी से नहीं आए हो, उसने तुम्हें यहाँ भेजा है इसलिए आए हो। अच्छा होगा जिन कदमों से आई थी उन्हें कदमों से वापस चली जाओ। मेरे पति के पास खैरात नहीं है जो सबको पता करे। और हाँ, तुम कभी साबित नहीं कर पाओगी कि तुम्हारी शादी कभी वेदांश से हुई थी क्योंकि सारे सबूत तुम खुद मिटा कर गई थी, सब कुछ तुम अपने हाथों से करके गई थी, इसीलिए आप यहाँ किसी से कोई उम्मीद मत रखना। पाखी हैरानी से कोयल की तरफ देखकर कहती है, तुम वेद के लिए अपनी बहन के खिलाफ खड़ी हो रही हो, तुम एक पर इंसान के लिए अपनी बहन को इस घर से चले जाने के लिए बोल रही हो। कोयल बाकी के सामने आकर रहती है, नहीं, एक पत्नी एक दूसरी औरत को अपने पति से दूर रहने के लिए बोल रही है और तुम इस घर में ना ही किसी की बहन हो नहीं किसी की बेटी, तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ एक अजनबी हो और मैं एक अजनबी को अपने घर, अपने परिवार और अपने पति से दूर रखने की कोशिश कर रही, इसलिए बेहतर यही होगा कि चली जाओ यहाँ से। पढ़ना तक के मारकर बाहर निकलना मुझे भी आता है क्योंकि जब तुमने जाते वक्त अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा तो आज यहाँ बैठा कोई भी इंसान तुम्हारे बारे में नहीं सोचेगा। पाखी हैरानी से कोयल के चेहरे को देखने लगती है और कहती है, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने की कोशिश की कोयल तो मैं वेदांश के ऊपर केस फाइल करूंगी कि पहली बीवी के होते हुए वह दूसरी शादी कैसे कर सकता है। पूरा परिवार हैरानी से पाखी की बेशर्मी देख रहा था क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि बाकी ऐसी कब हो गई। उन्होंने अपने सारे बच्चों की परवरिश एक जैसी करी थी तो उनके संस्कारों में कहाँ कमी रह गई थी जो पाखी ऐसी बन गई जो एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जहाँ वह खुद की ही बहन का घर तोड़ना चाहती है सिर्फ प्रॉपर्टी और पैसे के लिए। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं रणबीर गुस्से नफरत से पाखी को देख रहा था। पाखी जब अपने परिवार और वेदांश के परिवार की तरफ देखती है, सब लोग उसे नफरत से देख रहे थे तो वह समझ जाती है कि शायद उन लोगों को उसकी सच्चाई पहले से पता चल चुकी है। पाखी सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बेशर्मों की तरह सब की तरफ देखकर कहती है, जब तुम लोगों को मेरी सच्चाई पता ही है तो ठीक है, मैं साफ साफ बोल देता हूँ, मुझे वेदांश की 75% प्रॉपर्टी अपने नाम चाहिए और मित्तल फैमिली की 50% प्रॉपर्टी। उसके बाद मैं तुम सबकी जिंदगी से चली जाऊंगी और कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। खुशी पाखी की तरफ देखकर कहती है, और वह सब हम तुम्हें किस खुशी में देना? आज तक कभी 1 रुपया कमाया है तुमने या कभी खुद के बूते पर एक टाइम का खाना खाया है तुमने? तुम्हारा भाई दिन रात मेहनत करता है तब जाकर उसने मित्तल कॉरपोरेशन को इस मुकाम पर पहुंचा है और तुम चाहती हो बैठे बिठाए वह अपना सब कुछ तुम्हें दे दे? ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हें जो करना है तुम कर लो और हम ये साबित कर देंगे कि पाखी नाम की कोई भी लड़की हमारी फैमिली में थी ही नहीं। ना यकीन हो तो कोशिश करके देख लो। कोयल खुशी के बगल में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, और ना ही वेदांश की 75% प्रॉपर्टी तुम्हें मिलेगी क्योंकि तुम्हारी और वेदांश की शादी कभी भी कोर्ट में रजिस्टर नहीं हुई क्योंकि तुमने कार्रवाई नहीं थी। और मेरी और वेदांश की शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड है और तुम्हें पता है हमने हमारी शादी की डेट 3 साल पहले की रखी है, इसलिए तुम कुछ भी करोगी ना उन सब में तुम ही फंसोगी। और अब मैं भी देखती हूँ कि कौन मेरे पति से उसका हक लेता है। और हाँ, जैसे आई थी ना वैसे ही वापस चली जाओ वरना किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगी। मैं आज तक बहुत लिहाज कर लिया अपनी बड़ी बहन होने का, लेकिन तुम तो बहन के नाम पर ही कलंक हो। तुम तो औरत के नाम पर कलम को, निकल जाओ यहाँ से और फिर कभी वापस लौट कर मत आना। पाखी सोफे पर सूट के खड़ी होती है और खुशी और कोयल की तरफ देखकर कहती है, चैलेंज कर रही हो तो ठीक है कोयल, अगर तुमसे तुम्हारा पति मैं नैना छीनना तो मेरा भी नाम बाकी नहीं। और भाभी जी, आप इस मित्तल कॉरपोरेशन की 50% प्रॉपर्टी, क्या अब मैं 100% प्रॉपर्टी लेकर आपको दिखाऊंगी और फिर सबसे पहले इस घर से आपको धक्के मारकर बाहर निकलूंगी या फिर आपको इस घर की नौकरानी बनाऊंगी।
पाखी की बात सुनकर खुशी जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते अपना पेट पकड़ रहती है। पाखी, तुम चौक बहुत अच्छा मार लेती हो। तुम शायद जानती नहीं हो कि खुशी मित्तल कौन है और क्या कर सकती है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, पंगा अपनी बराबरी वालों से लिया जाता है, अपनी औकात से बढ़कर लोगों से पंगा नहीं दिया जाता। और अगर तुम्हें इस बात पर यकीन ना हो तो अपने उसे रोहन से जाकर पूछो कि खुशी मित्तल कौन है और क्या कर सकती है। तुम चैलेंज कर रही थी ना कि तुम 100% मित्तल कॉरपोरेशन लेकर रहोगी। जो मैंने तुम्हें चैलेंज किया, तुम 1% लेकर दिखा दो तो तुम जो बोलो कि मैं करूंगी। और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैं तुम्हें इस घर, इस शहर और इस देश से गायब ने किया ना, तो मेरा भी नाम खुशी रणबीर मित्तल नहीं, क्योंकि मैं तब तक शांत रहती हूँ जब तक बात मुझ तक रहती है। और जब बात मेरे पति पर आती है ना, तो खुशी से बढ़कर पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। कोशिश करके देख लो। और हाँ, दोबारा इस घर में अपनी यह मनहूस कदम रखने की जरूरत नहीं है। इस घर में तुम्हारा अपना कोई नहीं है। चलो, मैं तुम्हें आज एक सच बताती हूँ, तुम कभी भी मित्तल परिवार की बेटी नहीं थी। माँ और पापा ने तुम्हें गोद लिया था, अडॉप्टेड थी तुमसे इतना प्यार किया, सब कुछ किया, लेकिन कहते हैं ना, पाप का खून पाप का ही रंग दिखता है। जैसे तुम्हारा बाप था, तुम्हारी माँ थी, तुम भी उसी के रंग पर निकाली। इस खानदान की सिर्फ एक बेटी है और वह है कोयल। देखो, उसने अपना परिवार, अपने परिवार की इज्जत के लिए सब कुछ दवा पर लगा दिया और तुम यहाँ सब कुछ लेने आए हो। अगर यह यकीन ना होना तो पूछो सबसे कि जो मैंने बोला है वह सच है या झूठ। पाखी हैरानी से पूरे मित्तल परिवार को देखने लगती है। वह एक एक करके सबके पास जाकर रहती है, क्या जो भाभी ने बोला वह सच है? तभी पाखी की माँ पाखी के थप्पड़ मार के रहती है, सही बोला मेरी बहू ने। अरे, तुझे जब इस घर में लेकर आई थी ना, तभी तुझे इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए था। मुझे तो लगा था कि मेरी परवरिश, मेरे संस्कार तुम्हें एक अच्छा इंसान बना देंगे, लेकिन मैं भूल गई थी कि खून अपना असर दिखता ही है। जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारा बाप था, वैसे ही तुम भी निकाली। और हाँ, इस घर पर या इस घर पर किसी भी हिस्से पर या किसी भी मेंबर पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। और रही वेदांश की बात, तो वेदांत हमेशा से कोई कोयल का था है और रहेगा। और अब मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे मेरी बेटी से उसकी खुशियाँ छीनी है। बचपन से आज तक तुमने जो मांगा हमने तुम्हें दिया। तुमने हमेशा कोयल की पसंद की चीज़ को मांगा, हमने तुम्हें दिया। तुमने कहा कि तुम्हें वेदांश चाहिए, हमने तुम्हें दिया, क्योंकि तुम जानती थी कि कोयल वेदांश से प्यार करती है। तो तुमने जानबूझकर वेदांश से शादी की, तुम जानबूझकर वेदांश को छोड़कर गई। सब कुछ तुमने किया और इन सब में सफ़र मेरी बेटी ने किया। निकल जाओ इस घर से और दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। मैं तो उसे दिन को कोस रही हूँ जिस दिन मैंने यह फैसला लिया था कि मैं तुम्हें इस घर में लेकर आऊंगी, तो मैं अपनी बेटी बनकर तुम्हारी परवरिश करूंगी। मुझे पता ही नहीं था कि खून अपना असर दिखाता है और तुम भी अपने माँ बाप की तरह ही एहसान फरामोश निकलेगी। तुम्हारे माँ बाप को हमने अपने घर में रख, अपने घर में उन्हें एक परिवार का चर्चा दिया, सब कुछ दिया। तो तुम्हारी माँ ने मेरे पति के ऊपर बुरी नज़र डालने की कोशिश की और तुम्हारे पिता ने हमसे हमारी खुशियाँ, हमारा सब कुछ छीन लिया। लेकिन उसके बावजूद भी हमने सोचा तुम तो एक मासूम बच्ची हो, इन सब में तुम्हारा क्या कसूर? लेकिन तुम तो उनसे भी ज़्यादा बेकार निकाली। तुमने आज के साबित कर दिया कि हम कितना भी किसी परे इंसान को अपना बना ले या अपना मान ली, लेकिन वह कभी अपना नहीं बन सकता। श्रीमती मित्तल की बातें सब लोग सुन रहे थे और सब जानते थे कि जो उन्होंने कहा वह सच था, लेकिन पाखी पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ा। वह बेशर्मों की तरह अभी भी उन सबको देख रही थी। और फिर मैसेज मित्तल के सामने आकर रहती है, तो क्या गलत किया? मेरे माँ बाप ने सही तो किया। किसको अपनी जिंदगी ऐश्वर्या आराम से बताना अच्छा नहीं लगता? सब यही चाहते हैं। हो सकता है मेरी माँ को पापा पसंद आ गई हूँ, पुण्य अपना बनाना चाहती हूँ, तो आप बीच में क्यों आए? आप ही उनसे अलग है जाती तो आज मेरी माँ इस दुनिया में तो होती। पाखी की बातों को सुनकर सब लोग हैरानी से पाखी के चेहरे को देख रहे थे। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वही लड़की है जिसके लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया, इतना कि उन्होंने अपनी खुद की बेटी को नज़रअंदाज कर दिया। आज ही लड़की उनसे किस लहजे में, वह किस तरीके से बात कर रही थी। सब अपना सर झुका कर बैठे थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी कोयल मैसेज मित्तल और पाखी के बीच में आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरी माँ ने उसे वक्त जो भी किया वह तुम्हारी भलाई के लिए किया था। लेकिन कहते हैं ना, कुत्ते को या सांप को कितना भी दूध पिलाओ लेकिन वह अपना नहीं हो सकता। उसी तरह तुम भी थी, तुम्हें उन्होंने कितना भी अपना माना लेकिन तुम कभी अपनी नहीं बनी। और मेरी माँ को सीखने से पहले तुम खुद भी तो देखो तुम क्या हो। तुम एक छोड़ी हुई औरत हो जिसे उसके पति ने भी छोड़ और इसके साथ भाग कर गई, उसे भी छोड़। तुम जैसी औरतों का ना यही हर्ष होता है जो प्रॉपर्टी पैसे को महत्व देती है, ना वह तुम्हारी तरह सड़कों पर या किसी रेड लाइट एरिया में मिलती है। और हमारे जैसी शरीर कहानी की बहू बेटियां अपने घरों में अच्छी लगती हैं, बाजारों में नहीं। इसलिए बेहतर है कि अपने जिस्म की नुमाइश किसी बाजार में जाकर करो, मेरे पवित्र घर में नहीं। और आज के वादा कर, मैं तुम्हारे मुंह से अपने पति या अपने परिवार का किसी का भी नाम सुनना तो इस पाखी अपने हाथों से तुम्हारी जान ले लूंगी, चाहे उसके बाद मुझे फांसी ही क्यों ना हो जाए।
कोयल पाखी का हाथ पकड़ उसे जबरदस्ती मित्तल मेंशन से बाहर फेंक देती है और बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर कहती, आज के बाद अगर ये लड़की इस घर के किसी भी सदस्य के आसपास दिखाई देना तो सीधे गोली मार देना। ये बोलकर वह अंदर चली जाती है। वहीं पाखी गुस्से और नफरत की आग में कोयल को जाते हुए देख रही थी और फिर अपने बालों को झटक कर कहती है, बहुत गुरूर है ना तो मैं अपने पति पर, तब देखो तुम्हारे गुरूर ही ना मैंने तोड़ा तो मेरा भी नाम बाकी है। पहले तो मैं यहाँ सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए आई थी, लेकिन अब हर हाल में मुझे वेदांत चाहिए। अगर तुम्हें मैंने अपने कदमों में ना गिराए ना तो मेरा भी नाम पाखी नहीं। पाखी को घर से बाहर करने के बाद कोयल घर के अंदर आती है और मंदिर में जाकर गंगाजल आती है और पूरे घर में छिड़कने लगती है। सब लोग उसकी यह हरकत देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलना, क्योंकि सब जानते थे पाखी की वजह से हमेशा कोयल ने सफर किया था और अगर आज किसी ने कुछ भी कहा तो इतने सालों का कोयल का गुस्सा उन सबके ऊपर फट सकता था। इसीलिए सब चुपचाप बैठे थे। थोड़ी देर बाद वेदांश कोयल के पास जाकर उसे पीछे से अपनी बाहों में भरकर कहता है, शांत हो जाओ जान, क्यों खुद को इतना हाइपर कर रही हो? उसे बेकार की लड़की के लिए क्यों खुद का खून जला रही हो? कोयल आंसू भरी आंखों से वेदांश की तरफ देखकर कहती है, वह कितनी गिरी हुई बातें कर रही थी, अपने सुना था ना देखा ना आपने, फिर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं खुद को शांत रखो? उसे लड़की की वजह से बचपन से लेकर आज तक मैं अपनों के ही प्यार के लिए तरसती रही। अगर आप और भाई नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। भाई ने हमेशा मुझे माँ बाप भाई हर सब का प्यार दिया और आपके साथ मुझे एक दोस्त एक हमसफर सब कुछ नजर आया, तो उसने मुझसे आपको भी जीने की कोशिश की। अगर वह आपको छोड़कर नहीं जाती तो आज आप उसके होते मेरे नहीं और मैं खुद को खत्म कर चुकी होती, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती थी लेकिन आपको उसके साथ शेयर नहीं कर सकती थी। वेदांश हाल में आकर कहता है, मैं घर जा रहा हूँ, अब कोयल को अपने साथ ले जा रहा हूँ। रणबीर भी उठकर खड़ा होता है और खुशी का हाथ पकड़कर कहता है, हम भी घर वापस आ रहे हैं, आप लोग आराम कीजिए। वह दोनों ही वहां से अपनी अपनी कर लेकर और अपनी अपनी बीवियों को लेकर चले जाते हैं। वहीं घर में कोयल शांत बैठी थी, वही वेदांश उसे गौर से देख रहा था। वह जानता था उसके अंदर बहुत दर्द है, बहुत पाते हैं जो उसे बाहर निकालने होंगे, वरना वह अंदर अंदर ऐसे घुट घुट कर मर जाएगी। रणबीर की गाड़ी में रणबीर खुशी के चेहरे को देख रहा था और समझने की कोशिश कर रहा था कि वह क्या सोच रही है, लेकिन खुशी के चेहरे को देखकर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि खुशी क्या सोच रही है। वहीं रणबीर खुशी के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, ऐसा कुछ है जो मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है, जिसकी वजह से तुम परेशान हो? खुशी नम आंखों से रणबीर की तरफ देखकर कहती है। खुशी की बात सुनकर रणबीर का हाथ अचानक से स्टीयरिंग पेज छूट जाता है और एक झटके के साथ गाड़ी रुक जाती है। खुशी रणबीर की तरफ देखकर कहती है, मेरे दिमाग में एक ब्लड क्लॉट है जिसकी वजह से आगे चलकर मुझे और आपके दोनों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है शायद आगे चलकर मैं इस चीज़ का इलाज कर पाऊँ या इसे सीजर कर पाऊँ तो मैं अपनी पूरी याददाश्त खो सकती हूँ, मैं सब कुछ भूल सकती हूँ, इसीलिए मैं अपना इलाज नहीं करना चाहती रणबीर, क्योंकि मैं आपको भूलना नहीं चाहती। खुशी रणबीर को अपनी सारी रिपोर्ट दे देती है। रणबीर हैरानी से रिपोर्ट्स को देख रहा था, उसकी आंखें नम हो जाती है। रणबीर खुशी को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, खुशी रणबीर को कभी नहीं भूल सकती और ना ही रणबीर खुशी को खुद से दूर जाने देगा। और तुमने यह बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्यों खुद ही इतना सब कुछ बर्दाश्त करती रही? क्या तुम्हारी तकलीफ में तुम्हारी खुशी में मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है? तुम मेरी जीवन साथी हो, मेरा आधा हिस्सा हो, तो मैं क्यों तुम्हारे दर्द से अनजान था? क्यों मैंने तुम्हारे दर्द को देखकर भी अनदेखा कर दिया? शायद मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया और शायद तुम्हारा विश्वास नहीं जीत पाया कि तुम मुझे अपने बारे में इतनी बड़ी बात बताओ। खुशी रणबीर को खुद से और सताते हुए कहती है, आप मेरी जिंदगी हो वीर, आपको छोड़कर मैं जी ही नहीं सकती, इसलिए तो इलाज नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं सपने में भी आपको भूलना नहीं चाहती। खुशी के चेहरे को अपने सीने से निकाल अपने दोनों हाथों में लेकर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर कहता है, और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? चाहे कोई बीमारी हो, चाहे कुछ भी, तुम मुझे कभी नहीं भूल सकती, समझी? और इस डॉक्टर से तुम्हारा इलाज चल रहा है, मुझे बताओ, हमें दुनिया का बेस्ट डॉक्टर तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा और तुम्हें हमेशा अपने पास रखूंगा। चाहे तो मुझे भूल जाओ तब भी, मुझसे नफरत करो तब भी, या मुझे याद रखो तब भी, खुशी सिर्फ और सिर्फ रणबीर मित्तल की रहेगी। खुशी रणबीर को सब कुछ बता देती है। रणबीर खुशी को लेकर अस्पताल की तरफ निकल जाता है। जब वह हॉस्पिटल पहुंचता है तो अपने सामने रणबीर मित्तल को देखकर डॉक्टर डर जाता है। जब रणबीर उसे डॉक्टर से सवाल करता है तो वह डॉक्टर उसे सारे सवालों के जवाब देता है। उसके बाद रणबीर खुशी को लेकर वहां से निकाल अपनी गाड़ी में बैठ अपने सबसे अच्छे दोस्त और इंडिया के नहीं पूरा वर्ल्ड का बेस्ट डॉक्टर नितिन अग्रवाल को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम है और सारी रिपोर्ट मेल की है। सब देखकर जल्द से जल्द वह इंडिया वापस आयल।
नितिन अग्रवाल दुनिया का बेस्ट डॉक्टर और रणबीर और वेदांश का बेस्ट फ्रेंड। वह किसी केस के सिलसिले में पिछले 1 साल से इंडिया से बाहर है, इसीलिए वह उन दोनों के साथ नहीं दिखाई देता। रणबीर और वेदांश नितिन से ज्यादा किसी और डॉक्टर पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए रणबीर ने खुशी की सारी रिपोर्ट्स को नितिन को हैंडओवर कर दिया है, क्योंकि वह जानता है कि नितिन उसकी बीवी, उसकी जान को कभी कुछ नहीं होने देगा। क्योंकि दिन रणबीर से बहुत प्यार करता है, वह हमेशा रणबीर को खुश देखना चाहता है। खुशी रणबीर के कंधे पर अपना कर रखे बैठी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी। वह अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोच रही थी कि अगर वह सब कुछ भूल जाएगी तो क्या होगा, और रणबीर को भूल जाएगी तो क्या होगा। क्या आप और रणबीर कभी साथ नहीं रह पाएंगे? क्या वह रणबीर से नफरत करेगी? क्या रणबीर उसे छोड़ किसी और को अपना जीवन साथी बना लेगा? यही सब बातें खुशी के दिमाग में चल रही थी, और देखते ही देखते खुशी भी होश हो जाती है। लेकिन इस बात का एहसास था कभी रणबीर को नहीं हुआ था। उसे लग रहा था कि खुशी चुपचाप बैठी हुई है। थोड़ी देर में खुशी और रणवीर मित्तल मैंशन पहुंच जाते हैं। जैसे ही रणवीर खुशी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, खुशी का ठंडा शरीर देखकर रणवीर के चेहरे की हवाएं उड़ जाती हैं। वह जल्दी से खुशी को अपनी बाहों में भर मित्तल मैंशन की तरह भाग जाता है। पूरा परिवार रणवीर को इस तरह ज्यादा देख परेशान था, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कैसा क्या हुआ कि रणवीर इतना डरा हुआ है। कभी किसी से न डरने वाला रणवीर मित्तल डरा हुआ था। वही सारा परिवार रणबीर के पीछे पीछे रणबीर के कमरे में पहुंचता है। रणबीर खुशी को बेड पर लेटकर जल्दी से नितिन को फोन कर उसे सब कुछ बताता है। नितिन उसे डॉक्टर का नंबर देकर कहता है, मैं इस डॉक्टर को अभी तुम्हारे पास भेजता हूं और तुम फिक्र मत करो, कल सुबह मैं तुम्हारे पास होगा। रणबीर हाँ बोलकर जल्दी से उसे डॉक्टर को भेजने के लिए बोलता है और खुद खुशी के पास बैठ जाता है और पूरे परिवार की तरफ देखकर कहता है, आप लोग चाहिए यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि आप सबको यहाँ देखकर खुशी को किसी गलत बात का अंदेशा हो। पूरा परिवार न चाहते हुए भी वहां से बाहर चला जाता है। परिवार के जाने के बाद रणबीर खुशी के सर पर हाथ रखकर कहता है, तुमने बहुत गलत किया है बीवी, इसके लिए मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। तुमने मुझे अपनी बीमारी के बारे में इतनी बड़ी बात छुपाई, अब जाकर मुझे एहसास हुआ कि तुम क्यों हमेशा परेशान रहती थी। अब मुझे खुद से नफरत हो रही है कि मैं क्यों तुम पर ध्यान नहीं दे पाया। अपने परिवार के मैटर के चक्कर में मैंने शायद तुम पर ध्यान देना कम कर दिया था, लेकिन आप ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे लिए। आप सिर्फ तुम जरूरी हो, सब अपनी अपनी जिंदगी के फैसले अपने आप ले, मैं तुम्हें खोने का रिस्क नहीं ले सकता। तुम मुझे छोड़कर जाने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? जान ले लूंगा मैं तुम्हारी और तुम्हारे साथ अपनी भी, लेकिन तुम्हें अकेला तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मोहब्बत की है तुमसे और अपनी मोहब्बत को ऐसे ही अकेला तो नहीं छोड़ सकता। अगर तुम मुझसे दूर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ ही जाऊंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।